तो प्यारे साथियों, मैं राहुल सचवानी लर्न एंड शेयर की तरफ से आज इस नए चैप्टर में आपका स्वागत कर रहा हूँ। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जो बुक है हमारी 10वीं कक्षा की NCERT की, उसका तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है धातु और अधातु या मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो ये जो चैप्टर है इसका लिंक है कहीं ना कहीं, लिंक किस किस चैप्टर से है आप वो समझने की कोशिश करना। इसका लिंक है दूसरे चैप्टर से, अम्ल क्षार एवं लवण वाले से, और उसके अलावा जो हमारा 5वां चैप्टर है इस किताब में जो कि है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो पहला जो लिंक है वो दूसरे चैप्टर से बनता है और 5वें से जो बनता है वो मैं आपको लेक्चर के बीच में ही बताता चलूँगा। भाई केमिस्ट्री का बहुत बेसिक टॉपिक है वाला। अब इस चैप्टर में अपन को क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, एक बार वो सुन लो, फिर अपन जल्दी से शुरू कर देते हैं। और अगर इस वीडियो को देखने से पहले आपने सेकंड चैप्टर नहीं देखा है, अम्ल क्षार एवं लवण या जिसको हमने नाम दे रखा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो वो आप पहले ज़रूर देख लो, ठीक है। तो अब सुनो, यहाँ सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, भौतिक गुणधर्मों के बारे में। और फिर भौतिक गुणधर्म पढ़ने के बाद में हम बढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्मों पे, जिनको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। देखो एक बात ध्यान दो, अगर आप 9th क्लास में अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ के आए हो, रसायन विज्ञान, तो ये जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं भौतिक गुणधर्म वाली, ये डायरेक्टली आपको वहां पर भी पढ़ाई गई होगी। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एक क्विक रिवीजन इस वीडियो में जो है आपको केवल और केवल भौतिक गुणधर्मों के बारे में ही बताऊंगा। और बहुत ही कम चांसेस हैं कि भौतिक गुणधर्म में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे। मतलब जो आज का वीडियो है इसमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं बन सकता है तो एक ही नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, और वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या ही बन सकता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जिसके, ये चीज़। उसके बाद जब हम रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे अगले वीडियोस में, तो उसके कुछ एक पोर्शंस बनाएंगे वीडियोस के। और उसके बाद में अंततः इस चैप्टर में हमें क्या दे रखा है कि जो धातु है ना, उनको हम लोग शुद्ध अवस्था में कैसे प्राप्त करते हैं। भाई जैसे लोहा है, आया कहाँ से, कैसे निकाला, भाई हाँ बोले खनिजों में से निकाला है, जमीन में से निकाला है, तो कैसे, वो फिर प्रक्रिया क्या है, वो प्रोसेस क्या है, वो अपन मेटलर्जी करके हमारा जो है टॉपिक वो पढ़ेंगे। तो इस तरह से पूरा सीक्वेंस रहेगा। आ जाओ बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहला एक धातुओं का गुणधर्म है हमारे पास में, जिसको हमने कहा है लस्टर या धात्विक चमक, हिंदी में इसको बोलते हैं। बहुत सिंपल है, किताब में क्या दे रखा है, एक एक्सपेरिमेंट या क्रियाकलाप है ना, प्रयोग, कि आप भी क्या करो, अलग अलग धातु लो, लोहा लो, सोना लो, चांदी लो, एल्यूमिनियम लो, जिंक लो, ऐसे 2-4 और जो मिले आपको, कॉपर वगैरह ले लो। फिर उनको देखो, आप देख तो क्या लो, एक साथ में रेतमाल भी ले लो, वो पंचर बनाने वाला जो होता है ना अपना, घिसने वाला सैंड पेपर, उससे घिस लो फिर उसको। और आप क्या नोटिस करोगे सब में, तो आपको सब में क्या देखने को मिलेगा, चमक है सब में। तो ये क्या है चमक को अगर हम सही शब्दों में बोले तो ये जो धातुएं हैं शुद्ध रूप में, ये बात जरूरी है। देखो हो सकता है ऊपर कालिक चढ़ गई हो, चांदी ऊपर से काली पड़ गई हो, लेकिन जैसे आप घिसोगे तो वो शुद्ध रूप में कैसी है, उनकी सतह पर चमक होती है। और ये जो चमक है इसके कारण क्या होता है, वो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। जो धातुएं हैं ये लाइट को क्या कर सकती है, रिफ्लेक्ट कर सकती है। और ये जो गुणधर्म है ये क्या कहलाता है, धातुक चमक कहलाता है। किताब में क्या कर रखा है, पहले धातुओं के बारे में गुण बता रखे, फिर अधातुओं के बारे में अलग से बता रखे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं बीच में और दोनों में अंतर की तरह देखते हुए चल रहे हैं, तो अपना टाइम भी बच जाएगा और याद भी रह जाएगा इजीली अपने को। तो सेम जो है यहां पर हमारे पास में नहीं होता, अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि बोले वो अधातु है, तो धातु की चमक कैसे आएगी उसमें, तो लस्टरस नहीं होती है धातुएं। तो यहां पे देखो, यहां पे एक अपवाद है हमारे पास में, आयोडीन एक अपवाद है। अधातु होने के बावजूद भी इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब सुनो यहां पर ध्यान से, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अधातुएं कौन सी हैं, थोड़ा सोचो। तो धातु के तो फट एग्जाम्पल देते हैं अपन। तो अधातु है हमारे पास में, ऑक्सीजन हो गई, क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन हो गई, आयोडीन हो गई, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया। या उधर जो है हमारे पास में पीरियोडिक जो हमारी टेबल है ना, आवर्त सारणी, उसमें अगर मान लो ये आवर्त सारणी है आपकी, तो दाहिनी तरफ जो है ना वो है हमारी धातुएं, सॉरी अधातुएं, नॉन मेटल्स। और जो इस तरफ है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, ये हमारी धातुएं इस तरफ जो है सारी की सारी। ये बात। अब हुआ क्या, ये सब आया कहां से, धातु और अधातु की बात कहां से आई वो समझने की कोशिश करो पहले तो।
भाई हमें इस प्रकृति में अगर कुछ भी जानकारी हासिल करनी है ना, जैसे ये फोन है, इस फोन में कौन सी धातु लगा है अंदर चिप में जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है या जिससे आप देख रहे हो, तो अंदर क्या लगा है ये जानकारी चाहिए अपने को। फिर मान लो वैसे ही कोई और भी है क्या पदार्थ जिसको लगा सकते हैं। तो एक आइडिया क्या है वैज्ञानिकों के दिमाग में कि यार इस प्रकृति में जो भी हमें जो छोटे से छोटे इकाइयां मिल रही है ना, जिनको हम परमाणु बोल रहे हैं, यूनिट्स, उनको ग्रुप कर लो ना। जो एक जैसे हैं उनको एक फैमिली में रख दो, जो अलग हैं उनको अलग परिवारों में रख दो। जैसे हमने एक पादप जगत बना दिया जीव विज्ञान में कि सारे पादप जो है ना, पेड़ पौधे सब इसमें रख दो। बैक्टीरिया वाला बना दिया, सारे इसमें रख दो बैक्टीरिया। समझ में आ रही है? मैमल्स को हमने सारे एक साथ रख दिया, जो स्तनधारी हैं उनको। तो सेम चीज हम यहां पे भी करनी थी हमें केमिस्ट्री में कि यार धातुओं को हमें अलग अलग करना है। तो जो चीज हम 5वें चैप्टर में धातुओं के आवर्त वर्गीकरण में क्या पढ़ रहे हैं कि उन्होंने डॉबराइनर ने त्रिक बनाए, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई या अष्टक का सिद्धांत आया, तो ये उससे भी पहले का चरण है। एक व्यक्ति है, एक साइंटिस्ट है, जो कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। भाई धातु और धातु का कंसेप्ट लाया कौन? तो एक व्यक्ति लाए, बोले कि यार ये जो पदार्थ हमें मिल रहा है ना, जो तत्व हमें मिल रहे हैं, इनको हम लोग ना डिवाइड करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, एक ग्रुप इधर एक ग्रुप इधर, तो वो फिर वो क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो ये भी तो अगर आप नोटिस करो तो धातुओं का वर्गीकरण ही तो है, सॉरी तत्वों का वर्गीकरण ही तो है। सही बात है, वहां पे भी तत्वों का वर्गीकरण है 5वें चैप्टर में, और ये भी देखा जाए तो तत्वों का वर्गीकरण है। लेकिन ये वर्गीकरण किस आधार पे कर रहे हैं? अभी अपन भौतिक गुणधर्मों के आधार पे कर रहे हैं, और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर जो वर्गीकरण है वो अपर्याप्त है, पूरा नहीं है अपने आप में। और वो पूरा क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे कदम कदम पे तो आपको अपवाद मिलेंगे, कदम कदम पे चलते ही अपवाद, चलते ही अपवाद। जैसे सोडियम भी तो धातु होती है, सोडियम भी धातु होती है, पोटेशियम भी धातु होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम सोने या चांदी जितनी चमक तो नहीं रखते। सही बात है। यहां देखो, यहां अपवाद है आयोडीन। आयोडीन अधातु है, अधातु है लेकिन फिर भी चमकती है, तो ये अपवाद हो गया ना, तो गलत बात हो गई। तो यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, यहां पे हम हर कदम पे अपवाद देखेंगे। तो आपसे एग्जाम में 1 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया ऐसी कौन सी अधातु है जो धात्विक चमक रखती है? तो आपको एक शब्द में आंसर देना, आयोडीन। क्लियर हुई बात? सेकंड पॉइंट देखो, धातुएं कठोर होती हैं, और फिर अपवाद आ गए यहां पे ठीक है, कौन सी? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया। ये कैसी धातुएं हैं? ये क्षार धातुएं बोलते हैं इनको, क्षारीय धातुएं। और ये इनको चाकू से काट सकते हो आप, चाकू लो काट दो, तो ये कठोर नहीं हुई ना। और ये सोडियम वही है जिसको आप ऐसे हवा में रख दो तो जल जाएगा, आग पकड़ लेगा, पानी में डाल दो तो आग पकड़ लेगा। इसको केरोसिन में डुबो के रखते हैं इसीलिए पर। तो यहाँ पे फिर अपवाद आ गए। और यहाँ पे आप देखोगे तो धातुओं से कम कठोर होती है। अपवाद क्या क्या है हमारे पास में? सबसे बड़ा अपवाद है हमारे पास में हीरा, कार्बन का अपर रूप हीरा। इसके बारे में, कार्बन के बारे में तो 4थे चैप्टर में सब कुछ ही पढ़े हैं अपन, है ना, यहाँ आप पढ़ोगे आगे अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो 4th चैप्टर में कार्बन के बारे में सब कुछ है। और कार्बन का अपर रूप बोले तो एलोट्रोप, एक एलोट्रोप है हीरा, डायमंड, जो कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। समझना इस बात को, प्रकृति में से मिला सबसे कठोर है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत ताकत। बड़ा हथौड़ा लो, मारो उस हीरे को, हथौड़ा टूट जाएगा, हीरा नहीं टूटेगा, अगर वो हीरा असली है तो। लेकिन उसके बाद वैज्ञानिकों ने आजकल क्या है कि ऐसे पदार्थ भी बना लिए हैं जो हीरे से भी ज्यादा कठोर है। लेकिन हमने यहां एक शब्द लिखा है, देखो मेंशन किया है, देखो प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से तो सबसे कठोर क्या है हमारा? ये धातु का जो, सॉरी कार्बन, कार्बन का अपर रूप हीरा। यहां एक बात समझना, और ये जो पहला वाला गुणधर्म है ना, इसी के कारण धातुएं, जो स्त्रियां हैं या जो पुरुष हैं हमारे समाज में, वो पहन के घूमते हैं, हीरे जवाहरात बनवाते हैं ना अपने जवाहरात, वो धातु लस्टरस है, क्योंकि मेटल कैसे हैं? चमक रखते हैं। और यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल और क्या हो गया? अधातु का एग्जाम्पल कार्बन हो गया। कार्बन कोयले में होता है, चमक होती है क्या उसमें? नहीं होती। ठीक है, फिर ये सबसे कठोर है, और ये इसका गलनांक और क्वथनांक भी बहुत ही ज्यादा होता है। किसका? हीरे का। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा गर्म करोगे तब तो जाके वो पिघलेगा, और तभी जाकर के वो उबलेगा, ऐसे मतलब गैस अवस्था में परिवर्तित होगा। थर्ड है हमारे पास में, सामान्य कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं। सारी जो धातुएं हैं सामान्य कमरे में
ठोस अवस्था में होती है, वो मतलब कमरे के ताप पर। कमरे का ताप मतलब कितना, 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं अपन, नॉर्मल रूम टेम्परेचर बोलते हैं, रूम टेम्परेचर प्रेशर, उस पर कितना है देखो, ठोस अवस्था में रह रही है सारी की सारी। लेकिन फिर अपवाद आ गया कि Hg जो है, पारा जो है, मरकरी, ये द्रव अवस्था में रहती है। और गैलियम भी एक हमारे पास में अपवाद है, जो कि थोड़ी सी गर्मी होने पर, जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ गई, टेम्परेचर 40 डिग्री से चला गया, तो ये भी बेचारा जो है द्रव अवस्था में आ जाता है। तो देखो फिर यहाँ एक क्वेश्चन बन गया कि भैया कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो आपको आंसर क्या लिखना है, मरकरी, पारा। कैसे याद रख सकते हो, वो बीपी मापने की पुरानी वाली मशीन आती है ना, वो डॉक्टर लोग ऐसे यहाँ पट्टा लगा के उसको खोलते हैं और फुसफुस करते हैं, तो उसमें वो जो ऊपर जा रहा होता है, यहाँ जो थर्मामीटर में अपन देखते हैं थोड़ा सा मरकरी नीचे भरा हुआ होता है और वो मरकरी ऊपर जाता है, तो ये वही मरकरी है, और वो द्रवी होता है कमरे के ताप पर। ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ क्या है हमारे पास में, लगभग सभी धातुएं कमरे के ताप पर गैस या ठोस अवस्था में पाई जाती है। लगभग सभी, देखो कौन सी अवस्था मिल रही है, या तो गैस में मिल रही है या ठोस मिल रही है। गैस उदाहरण क्या है, ऑक्सीजन सबसे बड़ा उदाहरण है। क्यों, क्योंकि आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन कहाँ आती है, राइट हैंड साइड आती है, तो वो क्या है, एक हमारी अधातु है। और अगर ठोस अवस्था की बात करना चाहते हो तो ठोस तो फिर कार्बन है ही आपके पास में। देखो है क्या कि अधातुओं की संख्या धातुओं की तुलना में थोड़ी कम है, अधातुओं की संख्या जो है धातुओं की तुलना में थोड़ी कम है, इसीलिए एग्जाम्पल्स भी हम कम ही दे रहे हैं। फिर क्या है हमारे पास में, यहाँ देखो फोर्थ पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, यहां से कंपेयर करेंगे। धातुओं को पीट कर पतली चादर में तब्दील किया जा सकता है। लोहा होता है अपने घर पे, वो शीट लगती है ना घर पे, छपरा, छज्जे बोलते हैं जिसको अपन, तो वो लोहे के क्यों होते हैं, क्यों, दीवार सॉरी गेट का जो वो चद्दर होती है पतली सी, वो लोहे की या स्टील की या एल्यूमिनियम की क्यों होती है, क्योंकि उसको पीटोगे ना तो वो चादर बन जाएगी उसकी। धातुओं का ये प्रॉपर्टी है, गुण है, लेकिन अधातुओं के साथ ऐसा नहीं होता है। अब देखो यहाँ बहुत ही खतरनाक बात है, सबसे इस दुनिया में ज्यादा जो है, ऐसा कौन सा धातु है जिसको पीट कर बहुत पतला कर सकते हैं, बहुत पतला कर सकते हैं, बहुत मतलब बहुत, वो है सोना। देखो कितना, 28 मीटर स्क्वायर सतह, 28 मीटर स्क्वायर सतह समझ रहे हो कितनी बड़ी होगी। आपको दीवारें लेनी है, मान लो 28 के लिए अपन ले लेते हैं 4 छिंग चौबीस, 4 सत्ते 28, तो मान लो ये 4 मीटर की दीवार है और ये 7 मीटर की दीवार है, और ये एक आयत बनाया अपन ने। अब 4 मीटर और 7 मीटर असल में समझ रहे हो कितना बड़ा होगा, ये 1 मीटर है, तो 7 मीटर की दीवार बहुत बड़ी होगी। और उसकी जो खड़ी दीवार है वो मान लो 4 मीटर की है, जितनी मेरे कमरे की है, लगभग 4 मीटर भी, हाँ लगभग उतनी है। तो उस पूरी दीवार को कवर करने के लिए हमें कितना सोना चाहिए पता है आपको, देखो कितना चाहिए, 3 ओंस। अब ये ओंस जो है ये उसके भार को नापने की ही हमारे पास में एक इकाई है, क्या होती है, 1 ओंस लगभग 31 ग्राम होता है। 1 आउंस बराबर जो होता है लगभग 31, लगभग है ना, और भी कुछ पॉइंट में शायद वैल्यू होती है ग्राम, मतलब 3 ओंस कितना हो गया, 100 ग्राम मान लो, 100 मान लो चलो आप, 100 ग्राम मतलब 10 तोला, 1 तोला 10 ग्राम होता है। 10 तोला सोना ले लो आप, कितना कैरेट, 23 कैरेट। आप सोचोगे सर ये कैरेट क्या है, तो ये जो कैरेट है ना, ये सोने की शुद्धता की परख करने के लिए एक मात्रक है हमारे पास। 24 कैरेट सबसे शुद्ध होता है, फिर थोड़ा कम, तो 23 कैरेट का हम सोना ले रहे हैं, 100 ग्राम ले रहे हैं मान लो, उससे आप कितना मीटर स्क्वायर, 28 मीटर स्क्वायर सतह को कवर कर सकते हो। कैसे, पीटते जाओ वो इतना पतला हो जाएगा कि वो उस पूरी दीवार को कवर कर लेगा। है इंटरेस्टिंग बात। और यही कारण है कि उससे फिर वो सोने के, मतलब एक कारण ये भी है कि जो हीरे क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, जो ऑर्नामेंट्स है ना, जवाहरात, वो इससे बनाए जाते हैं। और इस गुण को हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी, या इसको बोलते हैं आघात वर्ध्यता, या पहले की किताबों में लिखा होता था आघात वर्धनीयता या आघात वर्धनीय। ये जो सारी धातुएं हैं ये कैसी हैं, आघात वर्धनीय है। देखो फिर यहां भी एक्सेप्शंस होंगे। अब सोडियम को लेके अगर आप ठोकने बैठोगे आघात वर्धनीय, तो वो ठीक है फैल जाएगा, लेकिन उसका यूज नहीं है कोई उस तरह से, फिर पीट के करोगे क्या उसको। हाँ, मेजॉरिटी आपको धातुओं में ये गुण देखने को मिलेगा, चांदी में मिलेगा, लोहे में मिलेगा, एल्यूमिनियम में मिलेगा, जिंक में मिलेगा, जिंक में भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो अधातुएं भंगुर प्रकृति की होती है। भंगुर मतलब क्या होता है, ब्रिटल,
चूरा हो जाएगा। कार्बन का ढल्ला लो, कोयला, हथौड़ा मारोगे क्या हो जाएगा, चूरा चूरा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ब्रिटल या भंगुर प्रकृति की, चूरा चूरा हो जाती है। तो ये अब हट रहा हूं मैं स्क्रीन से, ये लिख लो आप, फिर और थोड़ा बढ़ते हैं आगे। अब बहुत सिंपल है, 5th पॉइंट में अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि धातु के पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता को, उसको बोलते हैं तन्यता। मतलब धातुएं कैसी हैं, डक्टाइल हैं, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं डक्टाइल। अपन तार है, धातु का टुकड़ा है, खींच रहे हो ना तो तार बन जाएगा, बस इतनी सी बात है। अधातु के साथ ऐसा कुछ होगा ही नहीं। पहली बात तो गैस वाली अधातु को तो खींचोगे कैसे, ऑक्सीजन को कैसे खींचोगे बताओ। आपको एक और बात इंटरेस्टिंग मैं बता दूं, अपनी आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में इस तरफ अधातु है ना, लेकिन इधर जो सबसे पहले नंबर पे हमने हाइड्रोजन रख रखी है वो धातु नहीं होती है, धातुओं वाले गुण नहीं होते उसमें, फिर भी उसको वहां रख रखा है, ये बाद में डिस्कस होगा। लेकिन धातु नहीं है वो, ये याद रखना, अधातु काउंट कर सकते हैं अपन उसको। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो गुण है धातुओं में होता है, और इसी के कारण हम लोग सोने की चेन पहनते हैं, है ना, कार्बन की नहीं पहनते। इंटरेस्टिंग। तो 1 ग्राम सोने से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ऐसा हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मेरे को विश्वास करने में बड़ी मुश्किल होती है इसको, कितना पतला तार बनेगा सोच के देखो आप। और 100 ग्राम चांदी से लगभग 200 मीटर लंबा तार बना सकते हैं, ये मैंने कहीं और से निकाल के लिखा है, ढूंढ करके, एनसीईआरटी में शायद नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो है ऐसा कोई गुण नहीं है इनमें तन्यता का। तन्यता याद रखना, शब्द तन्यता। धातुएं उष्मा की एवं विद्युत धारा की बहुत अच्छी चालक होती हैं। तो हमारे घर पे जो भी कंडक्टर्स होते हैं ना, भले ही जिसमें हम खाना बना रहे हों, भले ही जो तार वार बने हुए हों विद्युत के, तो वो सब क्या है, हमारे धातुएं ही होती है, अधातु नहीं होती। और उसमें भी अगर आप नोटिस करोगे तो चांदी और कॉपर सबसे अच्छे चालक हैं। देखो याद रखना थोड़ा सा, जब हम तन्यता की बात कर रहे हैं तो सोना और चांदी सबसे अच्छे तन्य पदार्थ हैं, धातुएं हैं। लेकिन जब हम विद्युत धारा के चालन की बात कर रहे हैं या ऊष्मा के चालन की बात कर रहे हैं ना, तो चांदी के साथ में सोने की बात नहीं हो रही, चांदी के साथ में हम कॉपर कह रहे हैं, ये मतलब तांबा जो उसको बोलते हैं ना, पर वो जो है सोने से भी अच्छा जो है आपका चालक है, कंडक्टर है, कंडक्शन करता है। तो इस कंडक्शन के लिए हमें किताब में एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। अब वो एक्सपेरिमेंट मैं नहीं करा रहा, बिल्कुल बच्चों वाला एक्सपेरिमेंट है, मतलब आप बहुत इजीली समझ जाओगे। देखो क्या बोला है कि एक स्टैंड बना लो ऐसे, और उस स्टैंड पे आप मान लो यहाँ पे क्लैंप वगैरह होता है हमारे पास कसने का, और अलग अलग छड़ें लगाओ। छड़ें बोले तो एक बार आप सोने की लगा लो, एक बार आप मतलब मान लो AU लगा लो, एक बार AG लगा लो, एक बार कॉपर लगा लो, एक बार आप कोई अधातु लगा लो, ऐसे मान लो ना, चलो लकड़ी लगा लो, लकड़ी लगा लो, चलो तो ऐसे कुछ एक चीजें लगा दो, ये छड़ जो है ना ये वाली इसकी जगह पे। फिर क्या करो कि यहाँ पर आप थोड़ा मोम पिघला के और एक कोई भी पिन को यहाँ चिपका दो, कुछ भी, कुछ लटका दो, तिल्ली लटका दो माचिस की, या कुछ भी लटका दो। फिर आप क्या करो अगले स्टेप में कि यहां से ना इसको गर्म करना शुरू करो, यहां से फ्लेम देना शुरू करो, इसको मोमबत्ती जला के रख दो बस यहाँ पे, ये लंबाई थोड़ी ज्यादा रखना। तो ये हिस्सा गर्म होगा उस छड़ का। तो अगर वो धातु है, जैसे मान लो हमारे पास सोना चांदी है, या हमारे घर पे लोहा भी है, चलो मान लो, तो ये जो गर्मी है ये आगे जाएगी, तो क्या होगा कि यहां पे मोम पिघलना शुरू हो जाएगी, और अगर मोम पिघलेगी तो क्या होगा, ये जो आपने पिन लगाई है नीचे गिर जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कैसा चालक है। तो जो ज्यादा जल्दी उस पिन को गिरा देगा वो ज्यादा अच्छा ऊष्मा का चालक हो जाएगा, हीट का अच्छा कंडक्टर हो जाएगा। जो लेट गिराएगा वो कम अच्छा कंडक्टर होगा, बेकार कंडक्टर होगा। तो इसीलिए जैसे लकड़ी में ये चीज नहीं होगी, लकड़ी खुद यहीं पर जलना ही शुरू हो जाएगी, आगे गर्मी नहीं लेके जाएगी। इस बात को समझना, दोनों में फर्क है। आप बोलोगे सर लकड़ी भी तो जलती है, अरे जलती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो ऊष्मा को आगे नहीं लेके जा रही ना, इसीलिए उसको अच्छा चालक नहीं बोल रहे हैं हम लोग। लेके जा रही है, बहुत कम लेके जा रही है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। और इसीलिए जो हत्थे होते हैं बर्तनों के, वो किसके बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं या लकड़ी के बने हुए होते हैं, नोटिस किया करो। इसलिए ये गाय की आवाज है, सुनिए आप भी मेरे साथ साथ। फिर उसके बाद है हमारे पास में, यहीं पर इसी पॉइंट में हम एक और चीज मेंशन कर रहे हैं कि जो लेड और मरकरी है, लेड आप सबको पता है पीबी से लिखते हैं अपन, कार की बैटरी वैटरी में यूज होता है, और मरकरी तो सबको पता ही है HG। ये कुचालक हैं, कुचालक। देखो दो टर्म्स हैं, एक है अचालक और एक है कुचालक। हालांकि किताबों में इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं,
बाकी शाब्दिक अर्थ अलग अलग है। कुचालक का मतलब है बुरा चालक है, बैड कंडक्टर है। अचालक का मतलब है कि वो नहीं चलाता है, विद्युत धारा को या ऊष्मा को चलाएगा ही नहीं, बात ही खत्म। तो फर्क क्या है दोनों टर्म्स में? देखो, कुचालक का मतलब है कि ये उतनी सरलता से विद्युत धारा का चालन नहीं करेंगे जितनी आसानी से जो है हमारी बाकी धातुएं कर सकती हैं। जैसे सोना कर सकता है, चांदी कर सकता है, लोहा कर सकता है, तांबा कर सकता है। ये उतनी सरलता से नहीं करती। इसका मतलब क्या है? कर तो सकती होंगी, बहुत कोई स्पेशल कंडीशन में करती होंगी। तो इसलिए लगभग हर जगह आपको कुचालक 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 मिलेगा। जैसे यहाँ पे भी देखो क्या लिखते हैं अपन कि ये जो है अधातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है, कुचालक। और उसमें लिख दिया कि अपवाद है हमारे पास में यहाँ पे ग्रेफाइट। यहां समझ गए? सबसे अच्छी, आपसे यहां क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा वो याद कर लो। सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है? चांदी और कॉपर। सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी है? तो सबसे ज्यादा सोना है, फिर उससे कम चांदी है। और सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय भी अगर आपसे पूछता है तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय सोना और चांदी है। ये भी आप याद रखना, पीछे मैंने लिखा नहीं था, चाहो तो वहां लिख लेना। और यहाँ पे अधातुओं में क्या है? लगभग सारी तो ऐसे ही होती है। एक अपवाद आ गया फिर हमारे पास में, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वही अपनी पेंसिल की निब में होता है। इसके बारे में मैं आपको 4th चैप्टर में भी है अपने, ये देखेंगे वहां पे भी। ये विद्युत धारा का चालन कर लेता है यार, है ना? अधातु होने के बावजूद, कार्बन है लेकिन फिर भी विद्युत धारा का चालन कर लेता है। अब अपवाद है भाई। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। जो धातुएं किसी ठोस सतह से टकराती हैं वह आवाज उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं ध्वनिक। जैसे टंग घंटी होती है ना, अपने स्कूल में पीतल की बनी हुई होती है, टंग लगती है, टंग 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 टंग। वो इसीलिए क्वेश्चन भी पूछा है आपसे किताब में कि आपके विद्यालय की जो घंटी है वो धातु की क्यों बनी हुई होती है, क्या आप इसका कारण बता सकते हो? तो बिल्कुल बता सकते हैं। ध्यान से अगर आपने पॉइंट पढ़ा है तो, कि धातुओं को हथौड़े से मारो या किसी धातु की सतह से टकराती है ना, या कठोर सतह से, धातु जरूरी नहीं हो, पत्थर से भी टकराएगी तो टंग करके आवाज आएगी। तो ये गुण क्या कहलाता है? ध्वनिक। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सोनोरस। सोनोरस। जबकि ऐसा कोई गुण जो है यहां नहीं होता, कोई गुण नहीं होता। यहां भी एक और बात समझना, जो लिखा है अपन ने सब धातुओं के लिए नहीं लिखे। क्यों सब धातुओं के लिए क्यों नहीं लिखा? भाई सोडियम का कैसे तुम टंग करा लोगे? सोडियम सर पे फेंक के मारूंगा ना तो कोई टंग वंग आवाज नहीं आएगी, आग और लग जाएगी उसको हवा में। समझ में आ रही है आपको ये बात? तो जो धातुएं हैं, सब नहीं, जो सॉलिड है वो, सॉलिड में भी स्पेसिफिकली, सारी नहीं। फिर उसके बाद है हमारे पास में द्रव्यमान घनत्व। लास्ट के जो 2 पॉइंट है एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, लेकिन जानना ठीक रहता है। द्रव्यमान घनत्व इनका उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। इरिडियम और ऑस्मियम 2 पदार्थ हैं जिनका द्रव्यमान घनत्व, जो डेंसिटी है, वो सबसे ज्यादा होती है। मतलब आप उसका इरिडियम का इतना सा भी टुकड़ा उठाओगे तो बहुत भारी होगा ऑस्मियम का, जबकि अगर आप इतना सा टुकड़ा कोयले का उठा लोगे तो आप तो यूं कैच कैच खेलोगे उससे। समझ में आ रही बात? और लिथियम का जो द्रव्यमान है घनत्व वो हमारे पास में न्यूनतम है, कम होता है, बहुत कम होता है लिथियम का द्रव्यमान घनत्व। कितना होता है आप चेक कर सकते हो, सूत्र होता है सिंपल, चाहो तो निकाल भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। द्रव्यमान घनत्व इनका भी कम होता है, मतलब ये अपने आकार से भी हल्की महसूस होती हैं। अगर आप जैसे मान लो अपने हाथ में ले लो अलग अलग जो अधातुएं हैं, ज्यादा तो सॉलिड फॉर्म में है भी नहीं हमारे पास में, लेकिन जो भी है जैसे कोयला वगैरह ही, मैं तो एग्जांपल दिए जा रहा हूँ बार बार, एक आध अगर और भी है तो वो हल्की होती है। आपको लगेगा यार भारी होनी चाहिए, लेकिन आपके हाथ में आने के बाद उससे भी हल्की होगी, जितना लगेगा उससे भी हल्की होगी। फिर लास्ट पॉइंट में है हमारे पास में गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, सबसे अधिक देखा जाए तो टंगस्टन का ही होता है, मतलब नेचुरली तो। इसीलिए अपने जो बल्ब आते थे पीले वाले, अभी भी जो आते हैं, उनमें टंगस्टन का तंतु होता है अंदर। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि टंगस्टन का ही तंतु क्यों काम में लेते हैं? तो उसका कारण क्या है कि उसका जो गलनांक है वो बहुत ही ज्यादा है। मतलब वो पिघलेगा नहीं, बहुत तप जाएगा ना तो भी नहीं पिघलेगा ऐसा। लेकिन फिर यहीं अगर आप देखोगे ना तो सोडियम का, पोटेशियम का जो गलनांक है वो कम होता है, जल्दी पिघल जाते हैं। चांदी जो होती है उसका क्वथनांक जो है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो कम होता है थोड़ा। तो वेरिएशंस हैं ना, फिक्स नहीं है कोई भी चीज। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गलनांक क्वथनांक सामान्यतः तो कम होता है, एक आध केस जैसे हीरे का देखा था तो उसमें थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बाकी सामान्यतः कम रहता है। अपवाद वाली बात हो गई। तो देखो कंक्लूजन अपना इस पूरे पोर्शन का क्या था कि ये जो वर्गीकरण है तत्वों का, ये इनफ नहीं है यार, मतलब काफी नहीं है। क्यों नहीं है काफी? क्योंकि हर जगह तो अपवाद आ रहे हैं, यहाँ अपवाद आ गया, यहाँ अपवाद आ गया, तो ऐसे फिर मजा नहीं आता। आप कोई ऐसी थ्योरी दो, कोई ऐसा वर्गीकरण करो जिसमें ना सब फिट बैठ जाए एकदम प्रॉपर,
तो वो फिर 5th चैप्टर जो है वो हमको बताता है कि वैज्ञानिकों ने फिर आगे प्रयास किया, फिर आगे उन्होंने और अलग किया। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो एक जैसे गुणों वाले हैं धातु, वो सारे अपने आप आवर्त सारणी में एक जैसी जगह पे आ जाएंगे, और जो अधातु हैं वो एक साथ एक जगह पे आ जाएंगे। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, वर्गीकरण हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वर्गीकरण हो रहा है। अब हम कल की क्लास में क्या करेंगे, इस सारणी को कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये यहाँ खत्म हो गई। फिर हम कल केवल धातुओं के जो है रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। फिर जब धातुओं के खत्म हो जाएंगे रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर हम धातुओं के देखेंगे, मेटल्स के। आ रही बात समझ में? तो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर कोई भी आपकी बात मुझ तक पहुंचानी हो तो पहुंचाना मत भूलना। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।